क्या आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेयर फॉल और हेयर लॉस फीमेल्स में और साथ ही साथ मेल्स में काफ़ी कॉमन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हेयर फॉल होना नॉर्मल है, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, और क्या आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है अपने हेयर फॉल या हेयर लॉस के लिए, या फिर आप शैम्पूज चेंज करके, ऑयल चेंज करके या कुछ होम रेमेडीज़ करके इसे बेटर कर सकते हो। और जब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो हम क्या ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं या हम क्या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और ये कब हम रिकमेंड करते हैं, और क्या आउटकम होता है हेयर फॉल या हेयर लॉस की ट्रीटमेंट का, क्या रिज़ल्ट होता है इसका, और फाइनली आप खुद क्या कर सकते हो अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोरी स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा। मैं स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस के बारे में। तो क्या हेयर लूज करना नॉर्मल है? हाँ, ये एक्चुअली नॉर्मल है। हम रोज़ 50 to 100 हेयर लूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली न्यू हेयर ग्रो करते हैं तो ओल्ड हेयर शेड भी करते हैं। बट अगर आपको लगता है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, या फिर आपके हेयर थिन हो रहे हैं, या आपकी पोनीटेल जो थी काफ़ी थिक थी वो अब थिन हो गई है, या आपके हेयर की पार्टीशन जो है वो वाइडन हो गई है, तो ये साइंस है हेयर लॉस के। हेयर लॉस हो रहा है तो हमें इसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हेल्दी हेयर, थिकर हेयर। अगर अब आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है ये हो क्यों रहा है, इसका कॉज क्या है। क्योंकि हमें ये इसलिए जानना है कि हमें पता चलेगा कि आपका जो हेयर लॉस है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा या ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा, क्या हमें ट्रीटमेंट्स देने की ज़रूरत है इसके लिए, कि अपने आप से रिकवर कर जाएगा या नहीं, या हमें इमीडिएटली कुछ करने की ज़रूरत है, इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे ये हेयर लॉस। में अपने हेयर लॉस का रीज़न या कॉज जाना ज़रूरी है। जो कॉमन कॉज है वो होता है हेरिडिटी हेयर लॉस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से जाना जाता है और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से जाना जाता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस में यूजली हमारी जो हेयर लाइन होती है मेल्स में वो रिसीड करने लग जाती है, साथ ही साथ टॉप ऑफ द हेड पे हल्का सा बॉल्ड स्पॉट आने लग जाता है। फीमेल्स के केस में जो पार्टीशन है वो वाइडन होने लग जाती है। दूसरा एक रीज़न है एज के साथ साथ हमारी हेयर ग्रोथ स्लो होने लग जाती है, हमारी हेयर की थिनिंग होने लग जाती है, साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रे होने लग जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटा भी एक काफ़ी कॉमन कॉज है, जिसमें हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स को अटैक करती है, और जिसकी वजह से हमें पैची हेयर लॉस होने लग जाता है। तो ट्रीटमेंट से, कीमोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से भी हेयर लॉस होता है। साथ ही साथ जब हम किसी बीमारी से, स्ट्रेस से, किसी इलनेस से रिकवर करते हैं तो रिकवरी के बाद भी हेयर लॉस देखा जाता है, जो कॉमनली हम टीलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से, जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर लॉस देखा जाता है। दूसरा एक कॉज है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसमें हम अगर बहुत ज़्यादा पुल करते हैं अपने हेयर को और टाइटली उसे टाई करते हैं तो उसकी वजह से भी ट्रैक्शन एलोपेशिया देखा जा सकता है। बाकी कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस लेने के बाद स्कारिंग एलोपेशिया, इन्फेक्शन के बाद, और जैसे हेयर पुल करने से ट्राइकोटिलोमेनिया में भी हेयर लॉस देखा जाता है। क्या आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है अपने हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए? सबसे इफ़ेक्टिव जो स्टेप होता है हेयर फॉल, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का, वो होता है कॉज फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर हम कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसे एडिक्वेटली ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, शैम्पू, ऑयल चेंज करके, साथ ही साथ अपनी डाइट चेंज करके, बाकी जो हेयर केयर प्रैक्टिस है वो चेंज करके, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, बट आपका हेयर लॉस नहीं कंट्रोल हो रहा, हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपको डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।
कि डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि एक्चुअली कॉज क्या है हेयर फॉल का, हेयर लॉस का। ये हम कैसे करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि कब से आपका हेयर लॉस हो रहा है, कब से आपको थिनिंग परसीव हो रही है। फिर हम स्कैल्प का एग्जामिनेशन करते हैं और कई बार हम हेयर पुल टेस्ट करते हैं, डर्मोस्कोपी करते हैं देखने के लिए क्या कंडीशन है स्कैल्प की। जनरल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। और कई बार हमें कुछ और टेस्ट भी करने रहते हैं, कई ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, कई बार स्कैल्प बायोप्सी करनी पड़ती है, ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या कॉज है हेयर फॉल का, हेयर लॉस का। आपको कब ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत रहती है? देखो कई बार तो जो हेयर होते हैं वो अपने आप ही वापस आ जाते हैं, बट कुछ टाइम पे हमें ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा जल्दी हेयर ग्रोथ हो। और दूसरी चीज़ हम अगर चाहते हैं कि और ज़्यादा हेयर लॉस प्रोग्रेस ना करे और ज़्यादा हेयर लॉस ना बढ़े, उस केस में हम जल्दी ट्रीटमेंट्स करने की रिकमेंडेशन करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो दो टाइप की ट्रीटमेंट्स होती है, एक होती है एट होम ट्रीटमेंट, एक होती है क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट। हम बात करते हैं एट होम ट्रीटमेंट्स की। हम काफ़ी सारी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें एक कॉमन मेडिकेशन है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन होता है जो हमें स्कैल्प पे लगाना रहता है और ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अगर मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ आने लग जाती है तो आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप करते हो तो हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ते हैं कुछ कंडीशंस में। तो क्या अगर मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने से हेयर लॉस हो रहा है तो हमें मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है? या फिर आपके डॉक्टर जिन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया है मिनॉक्सिडिल वो अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? ऐसा नहीं है। मिनॉक्सिडिल बहुत सारे कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए। इसके बारे में हम और जानेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मिनॉक्सिडिल पे जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में। पर हम माइक्रो नीडलिंग या फिर डर्मरोलर भी सजेस्ट करते हैं हेयर लॉस के लिए घर पे करने के लिए। तो जब हम डर्मरोलर सजेस्ट करते हैं, कोई अमेज़ॉन पे जाके ख़रीदने की कोशिश करता है तो उनका क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी नीडल लेंथ यूज़ करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चॉइसेस आते हैं। सो एक्चुअली 0.25 से लेकर 2.5 mm तक लेंथ होती है नीडल साइज़ की, जो कि हम हेयर लॉस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर 0.25 to 0.5 mm की लेंथ है नीडल की तो ये बहुत शैलो नीडल साइज़ है, बहुत छोटा नीडल साइज़ है, तो ये बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं करता। ये उस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर आप कोई और टॉपिकल सोल्यूशन लगा रहे हो अपने स्कैल्प में वो ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्ब होगा। अगर हम 1.5 या 2 mm की बात करें तो ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करता है, फॉलिकुलर प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करता है। बट इससे कई बार स्कैल्प में ट्रॉमा होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि नीडल साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने कुछ डर्मरोलर्स के लिंक मेंशन किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। रोलर और माइक्रो नीडलिंग हम कैसे घर पे यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर लॉस के लिए, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेज़र्स का भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र कैप्स आती हैं, लेज़र कोम्स आती हैं। हाउएवर और ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है ये डिटरमिन करने के लिए कौन से पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और इनका लॉन्ग टर्म जो यूज़ होता है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। कई बार कुछ हेयर सेरम्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोकैपिल, एनागेन, रीडेंसिल। तो हम बात करते हैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स की। क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स में हम नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस देते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको एलोपेशिया एरियाटा होता है। हम कई बार मीज़ोथेरेपी भी करते हैं, जिसमें हम मीज़ो सॉल्यूशंस की जो कॉकटेल होती है वो स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ पीआरपी काफ़ी सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है हेयर लॉस के पेशेंट के लिए, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं दे रही हूँ एंड आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लो लेवल लेज़र थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं हेयर लॉस के पेशेंट्स के लिए, स्पेशली अगर हेरिडिटरी हेयर लॉस हो, एलोपेशिया एरियाटा हो। ये हीलिंग को प्रमोट करता है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बट इसमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेस्ट बता सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मोडालिटी है या नहीं।
ट्रांसप्लांट भी काफ़ी कॉमन मोडालिटी है जो कि आजकल की जाती है, जिसमें हम हेयर लेते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प और जो एरिया ऑफ हेयर लॉस है उस पर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इम्प्लांट करते हैं। बाकी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन जो होती हैं वो होती है फिनेस्ट्राइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, बट ये आपको अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स की, स्पेशली बायोटिन, विटामिन बी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, इन सप्लीमेंट्स की। अगर आपके ब्लड टेस्ट ये शो करते हैं कि आपको इनकी डेफिशिएंसी है, आपको तब ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना भी कई बार हार्मफुल होता है। आपको मेडिकेशंस नहीं लेनी, अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप विग्स और कंसीलर्स भी यूज़ कर सकते हो। हेयर लॉस को स्टॉप नहीं करते, बस एरिया को हाइड कर देते हैं। विग्स, हेयर पैचेस, पाउडर, स्प्रेस, मैंने कुछ लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। क्या रिजल्ट होता है, क्या आउटकम होता है हेयर लॉस की जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उनका, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कई बार कुछ टाइप का हेयर लॉस हम नहीं ट्रीट कर सकते, बट हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। हम ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और कोई एक ट्रीटमेंट हर टाइप का हेयर लॉस नहीं ठीक कर सकती। और अगर मान लो अगर सेम कॉज है हेयर लॉस का दो लोगों में, तो उन दोनों में भी कई बार अलग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार बहुत मंथ्स लग जाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं रिजल्ट्स देखने में। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कई बार जो हेयर लॉस होता है वो काफ़ी स्टबर्न होता है, और हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ट्राई करनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि क्या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटी है उस पेशेंट में, उस कंडीशन में। अब आप खुद क्या कर सकते हो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। मैंने काफ़ी बार देखा अपनी प्रैक्टिस में कि जब पेशेंट्स को हेयर लॉस होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है, तो उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें, और कई बार वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करते ताकि जो हेयर लॉस का पैच है वो ना दिखे। कुछ ऑयल्स यूज़ करने लग जाते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो हेयर ग्रोथ को वापस ले आएंगे, या फिर शैम्पू करना ही छोड़ देते हैं कि हेयर फॉल ना हो। और ये भी करते हैं कि कुछ विटामिन्स लेने लग जाते हैं जो कि एडवर्टाइज होते हैं हेयर लॉस को कम करने में, हेयर फॉल को कम करने में। तो कई बार ये चीज़ें काम करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है? तो सबसे पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपके हेयर फॉल का, हेयर लॉस का जो एक्चुअल रीज़न है वो पता चल सके, ताकि उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। आप अपने हेयर केयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो जिससे कि आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए। जैसे कि आप एक जेंटल शैम्पू यूज़ कर सकते हो जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो। मैंने अपने कुछ फेवरेट शैम्पूज़ के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं जो मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ। साथ ही साथ आप एक कंडीशनर यूज़ कर सकते हो ताकि वो जो आपके हेयर की शाफ्ट है उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करे, ताकि स्प्लिट एंड होने के या ब्रेकेज होने के चांसेस कम हो जाए। और जब भी आप अपने हेयर को ड्राई करो, आप कोशिश करो आप उसे एयर ड्राई करो, आप बहुत ज़्यादा रफली उसे हैंडल मत करो, क्योंकि उससे भी हमारे हेयर को ट्रॉमा होता है, वो और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। जितना हो सके आपको कर्लिंग रॉड्स का, जो फ्लैट आयरन्स होती है उनका यूज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हीट से भी जो हेयर होते हैं वो और ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आपको ब्लो ड्रायर यूज़ करना है तो आपको उसकी लोएस्ट सेटिंग पे उसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपके हेयर को और ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे बहुत ज़्यादा टाइटली ना बांधो, बहुत ज़्यादा टाइटली हाई पोनी में नहीं टाई करो, क्योंकि उससे भी ट्रैक्शन एलोपेशिया होते हैं, हेयर पुल होते हैं, और आपको अपने हेयर स्टाइल जितना हो सके चेंज करते रहना चाहिए। और अगर आपको हैबिट है अपने हेयर को पुल करने की, हेयर को ट्विस्ट करने की अपने फिंगर्स के अराउंड, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हेयर वीक होते हैं और ज़्यादा झड़ते हैं। और जब आप अपनी कोम को, ब्रश को यूज़ करते हो तो आपको उसे बहुत जेंटली यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हेयर लॉस बढ़ता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से इन्फ्लेमेशन होती है, कई बार हमारे ब्लड वेसल्स और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस बढ़ता है।
डाइट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस बढ़ सकता है। हमारी बॉडी को, हमारे हेयर को प्रोटीन, आयरन, फैटी एसिड्स, बायोटिन, इन सब की ज़रूरत रहती है अच्छे हेल्दी हेयर के लिए। तो आपको अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, डाइट फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, आप उसे ज़रूर देखिए। इसमें मैंने सब मेंशन किया है कि कौन से टाइप का फूड हमें खाना चाहिए, क्या हेल्दी फूड कॉन्स्टिट्यूट करता है, ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। हमने डाइट की बात करी कि क्या हेल्दी डाइट है और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करने चाहिए। डाइटिंग की वजह से भी हमारा हेयर लॉस होता है, तो अगर हम अपना पोर्शन साइज कम कर देते हैं, कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस कई बार बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे पहले कि आप अपने आप से विटामिन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो, आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ये देखने के लिए कि आपको किस न्यूट्रिएंट की, किस विटामिन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि कई बार ज़्यादा विटामिन लेने की वजह से भी हेयर लॉस बढ़ता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा विटामिन ए, ई या सेलेनियम भी लेते हैं तो उससे भी हेयर लॉस बढ़ता है। तो आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो अपने हेयर लॉस को कम करने के लिए, अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत रहती है ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।